नमस्कार, 20 मिनट में 20 खबरें देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मनीष शर्मा। अगले 20 मिनट में हम आपको देश और दुनिया की 20 ऐसी खबरें बताने वाले हैं जो इस वक्त न केवल सुर्खियों में है बल्कि दिलचस्प और अहम भी है। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का ये सिलसिला और सबसे पहले आपको दिखाते हैं राजस्थान की कौन कौन सी खबरें इस वक्त अहम है। जयपुर, जोधपुर और कोटा में नगर निगम चुनाव अब 31 अक्टूबर तक कराने होंगे। राजस्थान हाईकोर्ट ने तीनों जगह के 6 निगमों के चुनाव टालने को लेकर दायर याचिका खारिज कर दी। दरअसल प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते सरकार अगले साल 31 मार्च तक निगम चुनाव टालना चाहती थी। जयपुर, जोधपुर और कोटा नगर निगम में पहले अक्टूबर 2019 तक चुनाव होने थे। राज्य सरकार ने तीनों नगर निगमों का विभाजन कर दिया था। इससे नियमों के तहत राज्य निर्वाचन आयोग को तैयारियों के लिए 6 महीने का समय और मिल गया था। 5 अप्रैल 2020 को चुनाव की तारीख तय की गई थी, लेकिन कोरोना के चलते हाईकोर्ट ने 6 सप्ताह के लिए चुनाव टाल दिए। इसके बाद फिर सरकार ने कोरोना का हवाला देकर हाईकोर्ट से 31 जुलाई तक चुनाव टलवा लिए। मियाद खत्म होने से पहले सरकार ने फिर गुहार लगाई, लेकिन इस बार कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया। हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद अब 31 अक्टूबर तक इन तीनों जगहों पर चुनाव संपन्न कराने होंगे। सीएम अशोक गहलोत के नेतृत्व में हाउसिंग बोर्ड की ओर से अपनी दुकान अपना व्यवसाय योजना लॉन्च की गई है। इस योजना का मकसद आम लोगों को स्वरोजगार के लिए एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराना है। अपनी दुकान अपना व्यवसाय योजना के तहत प्रदेश के 13 शहरों में 1681 दुकानें और व्यावसायिक भूखंड बिक्री के लिए उपलब्ध रहेंगे। योजना के तहत 27 वर्ग मीटर तक की दुकानों और भूखंडों का निस्तारण ई-बिड सबमिशन से और इससे बड़े दुकानों और भूखंडों का निस्तारण ई ऑक्शन के जरिए होगा। हाउसिंग बोर्ड का कहना है कि कोरोना महामारी की वजह से जिन लोगों का रोजगार छिन गया है, ये योजना उनके लिए स्वरोजगार शुरू करने के लिए एक मौके की तरह है। वृद्ध आश्रम में अपनी बाकी की जिंदगी काट रहे ये हैं ईश्वर प्रसाद। ईश्वर का दिया इनके पास सब कुछ था, अच्छा खासा व्यवसाय, लाख रुपए महीने से ज्यादा की कमाई। लेकिन ईश्वर प्रसाद अपने कलयुगी बेटों के शिकार बन वृद्ध आश्रम पहुंच गए। 2018 में अंधा हो गया। अब कमा कर देने लायक उनको रहा नहीं। मैं तब मेरे साथ भी स्थिति पैदा हुई है। बड़े घर में रहने वाले और आरओ का अपना व्यवसाय करने वाले ईश्वर प्रसाद अब इस छोटे से कमरे में अपने जैसे कई लोगों के साथ जिंदगी का बचा हिस्सा काट रहे हैं। हालांकि घटना की जानकारी के बाद पुलिस ने पहले ईश्वर प्रसाद के बेटों को समझाया और ना मानने पर बुजुर्ग पिता के साथ दुर्व्यवहार के आरोप में 2 बेटों को गिरफ्तार कर लिया। ईश्वर प्रसाद का वक्त तो वृद्ध आश्रम में किसी तरह से कट जा रहा है, लेकिन सूनी आंखें आज भी अपने घर का रास्ता तलाश रही हैं। एक जैसी तस्वीर, एक जैसी जगह, एक जैसी घटना, लेकिन तारीख अलग अलग। पहली तस्वीर है 28 सितंबर की तो दूसरी तस्वीर है 18 सितंबर की। जी हां, झुंझुनू का है ये अंधा मोड़, जहां गुजरने से पहले एक बार जरा सोच लें, कम से कम सतर्क तो जरूर हो जाएं, क्योंकि यहां सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। 2 दिन की ये तस्वीर यही तस्दीक करती है। झुंझुनू रेलवे स्टेशन के पास है ये खतरनाक मोड़। घटना 28 सितंबर के रात की है। ट्रक तेज गति से झुंझुनू शहर की तरफ से आकर सीकर की तरफ जा रहा था कि देखते ही देखते वह मोड़ में अनियंत्रित होकर पलट गया और उसमें भरे गेहूं के कट्टे आसपास बिखर गए। गनीमत ये रही कि इस हादसे में कोई घायल नहीं हुआ। ठीक 10 दिन पहले भी इसी तरह तेजी से आ रहा एक ट्रक इसी जगह पर पलट गया था। इस घटना के बाद आसपास के लोगों में दहशत का माहौल है। जयपुर में प्रदेश की इकलौती संस्कृत यूनिवर्सिटी बिन छात्र सुनी है। दाखिले के लिए आवेदन की तारीख
बार बार बढ़ाई जा रही है, लेकिन छात्र यहाँ दाखिले में दिलचस्पी नहीं दिखा रहे। हालत ये है कि यूनिवर्सिटी का मुख्य कोर्स संयुक्ताचार्य में 1245 सीटों में से 856 सीटें खाली हैं। दरअसल यूनिवर्सिटी में छात्रों का रुझान बढ़ाने के लिए कई नए कोर्स शुरू करने की घोषणा की गई, लेकिन उस पर अमल नहीं हुआ। यूनिवर्सिटी में स्थायी शिक्षकों के आधे पद खाली हैं। हालांकि यूनिवर्सिटी में छात्रों का रुझान बढ़ाने को लेकर संस्कृत शिक्षा मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग बेहद गंभीर हैं। इनका कहना है कि संस्कृत के साथ योग वेद जैसे नए कोर्स को शुरू करने की कवायद की जा रही है। सरकार ना तो यहाँ कोई परिवहन सुविधा कर रही है, ना वो छात्रावास में कोई सुविधाएं दे रही है, ना विश्वविद्यालयों को प्रति छात्रों को रुझान हो, ऐसी कोई योजनाएं सरकार चला रही है। योग जैसे नए कोर्स शुरू होने पर भले ही संस्कृत यूनिवर्सिटी में छात्रों के दाखिले का रुझान बढ़ेगा, लेकिन संसाधनों की कमी और कैंपस तक कनेक्टिविटी की समस्या भी दूर करने की सख्त जरूरत है। राज्य में लगातार बढ़ रहे कोरोना को रोकने के लिए गहलोत सरकार जन जागरण अभियान चलाएगी। 2 अक्टूबर से ये आंदोलन पहले फेज में राज्य में संक्रमण के सबसे ज्यादा प्रभावित 11 जिलों में चलाया जाएगा। इसके लिए सरकार ने 8 मंत्रियों की समिति बनाई थी, जिसने इस जन जागरण अभियान का खाका तैयार किया। जन आंदोलन का रूप देना है, आम जनता को भी इसमें जो है इन्वॉल्व करने के लिए मुख्यमंत्री जी ने कहा है, और किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए ये आदत डाली जाए, ये जनता को समझाने के लिए संगठन के माध्यम से भी और सरकार के माध्यम से भी। बैठक में सबसे ज्यादा प्रभावित 11 जिलों में अभियान की शुरुआत करने पर सहमति बनी। आंदोलन के माध्यम से जनता को मास्क और 2 गज की दूरी का महत्व समझाया जाएगा। जरूरत हुई तो इस अभियान को पूरे राज्य में पंचायत स्तर तक चलाया जाएगा। इस महामारी से बचने के लिए मास्क बहुत ज़रूरी है। मास्क लगाए बिना घर से बाहर नहीं निकलें और सैनिटाइज हम रेगुलर करते रहें। ये बेटियों की पहल है। कोरोना के खिलाफ जंग में सामूहिक चेतना जगाने की कोशिश है। इलाका है राजधानी जयपुर का हॉटस्पॉट इलाका रहा रामगंज। प्रदेश की सरकार लोगों को जागरूक करने के लिए अभियान चला रही है, तो रामगंज के आहंगरान गर्ल्स कॉलेज की लड़कियां भी इस मुहिम में शामिल हो गई हैं। संदेश साफ है कि कोरोना को हराने के लिए मास्क जरूरी है और साथ में सैनिटाइजर भी। ये हमने आहंगरान गर्ल्स कॉलेज के स्टूडेंट्स से अपने पॉकेट मनी से लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए मास्क निःशुल्क वितरण किए हैं, और क्योंकि इस एरिया में लोग बाग बहुत कम मास्क लगाते हैं। कोरोना संक्रमण के पहले चरण में रामगंज के इलाके में खतरा ज्यादा फैल गया था। हालांकि अब यहां मामला नियंत्रण में है, लेकिन कोरोना को हराने के लिए सतर्कता अभी भी जरूरी है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए अरबाज अहमद की रिपोर्ट। 1 अक्टूबर से रणथंभौर नेशनल पार्क और सरिस्का के जंगल पूरी तरह से पर्यटकों के लिए खुलने जा रहे हैं। कोरोना संकट के बीच पर्यटकों की सुरक्षा किसी चैलेंज से कम नहीं है, लिहाजा पार्क प्रशासन की ओर से कुछ खास तैयारियां की जा रही हैं। रणथंभौर में पर्यटन इंडस्ट्री से जुड़े लोगों ने भी मांग रखी है कि जो भी पर्यटक यहां आए उन्हें जंगल सफारी के लिए खास सुविधा दी जाए और स्पेशल जोन में जाने पर भी विभाग नरम रुख अख्तियार करे। 1 अक्टूबर से रणथंभौर और सरिस्का के दरवाजे पर्यटकों के लिए तो खुल रहे हैं, लेकिन अभी तक गिनती के सैलानियों ने ही एडवांस बुकिंग कराई है। तो चलिए 20 मिनट में 20 खबर में राजस्थान की खबरों के बाद अब बात करते हैं देश भर की कुछ अहम खबरों की। 30 सितंबर को वो फैसला आने वाला है जिससे लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी सहित 32 आरोपियों की किस्मत जुड़ी है। दशकों पुराने इस मामले में पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी, यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह, पूर्व केंद्रीय मंत्री मुरली मनोहर जोशी, पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती, साक्षी महाराज, साध्वी ऋतंभरा, विश्व हिंदू परिषद नेता चंपत राय सहित 32 आरोपी हैं।
6 दिसंबर 1992 को जब विवादित ढांचे को तोड़ा गया तो आडवाणी जी और जोशी जी समेत 32 आरोपी न सिर्फ वहां मौजूद रहे बल्कि विवादित ढांचे को तोड़ने के लिए भीड़ को उकसाया भी। 1 सितंबर को मामले की सुनवाई पूरी कर ली और 2 सितंबर से फैसला लिखना शुरू किया था। बता दें कि न्यायाधीश को इस मामले में उच्चतम न्यायालय की ओर से निर्धारित वक्त यानी 30 सितंबर तक फैसला सुनाना है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। सड़क पर संग्राम छिड़ा है। दिल्ली से यूपी तक जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। कहीं कांग्रेस तो कहीं भीम आर्मी के कार्यकर्ता धरना दे रहे हैं। केंद्र और प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। आरोप है कि परिजनों को बताए बिना ही मृतक लड़की के शव को सरकार अस्पताल से ले गई, जिस पर पीएल पुनिया ने योगी सरकार पर निशाना साधा है। उत्तर प्रदेश में तो लैंड ऑर्डर के नाम की कोई चीज नहीं है। वो तो उसकी पहचान, सरकार की पहचान दलित उत्पीड़न, महिला उत्पीड़न, महिला हत्या, दलित हत्या, इससे पहचान हो गई है। मामला यूपी के हाथरस का है। आरोप है कि 14 सितंबर को 4 युवकों ने पीड़ित लड़की के साथ पहले गैंग रेप को अंजाम दिया, फिर उसे मारने की कोशिश की। 22 तारीख को पहली बार अलीगढ़ के ट्रॉमा सेंटर में जब पीड़िता का बयान क्षेत्राधिकारी के द्वारा लिया गया तो वहाँ इनके द्वारा दुष्कर्म की बात बताई गई और धारा 354 से तात्कालिक रूप से 376D में कन्वर्ट कराया गया। आरोप के मुताबिक ये जुर्म संदीप, रामू, लवकुश और रवि ने किए थे। आपको बता दें कि हालत बिगड़ने के बाद हाथरस की बेटी को सोमवार शाम को राजधानी दिल्ली से सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया था। कहावत है ना, माया मिली न राम। सत्ता की माया का साथ छोड़ उपेंद्र कुशवाहा महागठबंधन में गए, लेकिन वहां भाव तो नहीं मिला। उल्टे उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूदेव चौधरी को तोड़कर आरजेडी ने अपने पाले में कर लिया। न आरजेडी ने भाव दिया, न बीजेपी जेडीयू ने। उपेंद्र कुशवाहा की हालत न माया मिली न राम वाली हो गई। ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा को अपने सियासी वजूद को बचाने के लिए माया का सहारा लेने पर मजबूर होना पड़ा। बहुजन समाज पार्टी मायावती जी के आशीर्वाद के साथ और मेरे बगल में बैठे हुए जनवादी पार्टी सोशलिस्ट, हम सब लोग आज एक साथ मिलकर गठबंधन बनाने का हमने फैसला किया है। अब जरा उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएसपी के चुनावी प्रदर्शन पर गौर कीजिए। कभी नीतीश के साथ रहे उपेंद्र कुशवाहा ने 2013 में आरएलएसपी की स्थापना की और 2014 लोकसभा चुनाव एनडीए गठबंधन में लड़ा। 2014 लोकसभा चुनाव में 4 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ा और मोदी लहर में 3 पर जीत मिल गई और 3.1% वोट मिले। फिर 2015 विधानसभा चुनाव में आरएलएसपी ने बीजेपी के साथ गठबंधन में 23 सीटों पर चुनाव लड़ा था। 2 सीटों पर जीत मिली और 2.6% वोट मिले। लेकिन 2019 लोकसभा चुनाव में 5 सीटों पर चुनाव लड़ा और सभी सीटों पर हार हुई। वोट फीसदी मात्र 0.2% ही रही। वहीं जिस माया के सहारे कुशवाहा इस बार के चुनाव में हैं, बिहार में जनाधार के नाम पर उनके पास कुछ नहीं है। कैनवास पर खूबसूरत पेंटिंग को साकार करती ये है अनंतनाग की तबिश। अनंतनाग की तबिश ऐसे तो MBBS की स्टूडेंट है, लेकिन ये पहचानी जाती है अपनी खूबसूरत पेंटिंग्स के लिए। खास बात यह है कि तबिश ने पेंटिंग्स बनाने के लिए किसी से ट्रेनिंग नहीं ली है और बचपन के शौक ने आज इन्हें कलाकार बना दिया। आई एम एन सेल्फ टॉट आर्टिस्ट। मैंने कभी किसी से सीखा नहीं है। मुझे बचपन से इस चीज़ का शौक था, तो मैं बचपन से कार्टून्स बनाना स्टार्ट करती थी या बुक्स पे भी जो भी होते थे पिक्चर्स वो बनाती थी। शुरुआत में तबिश ने अपनी पेंटिंग्स को सोशल मीडिया पर अपलोड करना शुरू किया और सोशल मीडिया पर मिली अच्छी प्रतिक्रिया से तबिश का शौक जुनून में बदल गया। बचपन से मुझे इस चीज़ का शौक था, बट इन 2016 मैंने अपनी स्कूलिंग कंप्लीट की थी, तो मुझे उस टाइम अभी कॉलेज नहीं हुआ था स्टार्ट, तो मुझे बहुत ज़्यादा टाइम था उस टाइम। तो मैंने उस टाइम पेंटिंग बनाना स्टार्ट की और वो मैंने अपलोड करना स्टार्ट की सोशल प्लेटफॉर्म्स में। नाइस रिस्पॉन्स था, तो उसके बाद मुझे आया कि मैंने पहचाना कि मेरा क्या पैशन है। अपने शौक पूरा कर खुद पर फक्र करने वाली तबिश अब जम्मू कश्मीर के युवाओं के लिए नजीर बन गई है।
और सबसे आखिर में 20 मिनट में 20 खबरों में अब बात करते हैं कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। अजरबैजान ने हमले के वीडियो जारी कर आर्मेनिया की एक पूरी रेजिमेंट को बर्बाद करने का दावा किया। इन वीडियो में अजरबैजान की तोपें दुश्मन पर आग उगलती नजर आईं। गोलाबारी के अलावा अजरबैजान की तरफ से ताबड़तोड़ रॉकेट भी दागे गए। अजरबैजान ने आर्मेनिया के तोपखाने को निशाना बनाते हुए कई हवाई हमले भी किए। आर्मेनिया ने आरोप लगाया कि इन हवाई हमलों में तुर्की के ड्रोन और लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल किया गया। इन हवाई हमलों में आर्मेनिया को भारी नुकसान पहुंचा और उसके कई सैनिक मारे गए। यही नहीं, तुर्की की तरफ से वहां अपने लड़ाके भेजे जाने की जानकारी भी सामने आई। दोनों देशों की इस लड़ाई में तुर्की के उतरने से वहां बड़े युद्ध का खतरा मंडराने लगा। इजरायल में प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग लगातार तेज होती जा रही है। कोरोना की वजह से सख्त लॉकडाउन के बावजूद हजारों लोगों ने उनके घर के बाहर प्रदर्शन किया, जिनकी वहां मौजूद पुलिस वालों से जमकर झड़प हुई। यरूशलेम में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के आधिकारिक निवास के बाहर प्रदर्शन कर रहे इन लोगों को जब पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो वो और भड़क गए, जिसके बाद लोगों और पुलिस के बीच धक्का मुक्की शुरू हो गई। हंगामा बढ़ने पर कुछ लोगों को तो पुलिस ने जबरन खींचकर हटाया, जबकि कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया गया। प्रदर्शन के दौरान नेतन्याहू के हाल ही में हुए अमेरिकी दौरे पर गंदे कपड़ों के कई बैग ले जाने के आरोपों पर भी खूब खिंचाई की गई। हाथों में कई तरह के झंडे और पोस्टर पकड़े इन प्रदर्शनकारियों ने वहां जमकर हंगामा किया। अपनी नाराजगी जताने के लिए प्रदर्शनकारी कई तरह के मुखौटे भी पहने दिखे। भ्रष्टाचार और कोरोना संकट से निपटने में नाकाम रहने जैसे आरोपों से घिरे इजरायल के प्रधानमंत्री के खिलाफ पिछले 3 महीनों से प्रदर्शन हो रहे हैं। हालांकि कोरोना के मामलों में तेजी की वजह से वहां पिछले 3 दिनों से सख्त लॉकडाउन जारी है, लेकिन इसके बाद भी प्रदर्शन रुके नहीं। पश्चिमी जर्मनी में कोयला खनन के खिलाफ सैकड़ों लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। लोग वहां की सरकार के उस फैसले के खिलाफ हैं जिसके तहत 2038 तक कोयले के खनन और इस्तेमाल को मंजूरी दे दी गई, क्योंकि उनका मानना है कि तब तक पर्यावरण को बचाने में काफी देर हो जाएगी। ऐसे में सैकड़ों प्रदर्शनकारी खराब मौसम के बावजूद इलाके में एक कोयला खदान की तरफ कूच कर गए। वो ड्रम बजाते हुए आगे बढ़ते नजर आए। लोगों को तेजी से आगे बढ़ता देख घोड़ों पर सवार पुलिस वालों ने उनका रास्ता रोक दिया, लेकिन प्रदर्शनकारियों की पुलिस से झड़प हो गई। इस दौरान एक पुलिस वाला तो जमीन पर ही गिर गया। फिर प्रदर्शनकारियों ने दूसरा रास्ता पकड़ा तो पुलिस वहां भी उन्हें रोकने पहुंच गई और इस चक्कर में एक पुलिस वाला हादसे का शिकार हो गया। वो घोड़े से संतुलन खो बैठा। वहीं सामने आई एक दूसरी तस्वीर में कुछ प्रदर्शनकारी एक पावर प्लांट तक जाने वाली रेल की पटरी पर ही जमे नजर आए। इस बीच एक ट्रेन भी आ गई, लेकिन लोग ट्रैक से टस से मस नहीं हुए। रात तक भी जब प्रदर्शनकारियों ने रास्ता खाली नहीं किया तो पुलिस को उन्हें उठाकर वहां से हटाना पड़ा। भारी बारिश के बीच प्रदर्शनकारियों को एक मालगाड़ी पर बैठाकर ले जाया गया, लेकिन उनका जोश तब भी कम नहीं हुआ। वो लगातार नारेबाजी करते रहे। न्यूयॉर्क के गवर्नर के दफ्तर तक एक मार्च निकाला, जिसमें कई रेस्टोरेंट मालिक, कर्मचारी और उनके परिवार के लोग भी शामिल हुए। कोरोना संकट की वजह से वहां के रेस्टोरेंटों में क्षमता से 1/4 यानी सिर्फ 25% ग्राहकों को ही अंदर बैठकर खाने की मंजूरी दी गई, जबकि ये लोग 50% ग्राहकों को प्रवेश देने की मांग कर रहे हैं। अपनी नाराजगी जताने के लिए कुछ लोग कंधों पर एक ताबूत उठाकर मार्च करते नजर आए, जिसके जरिए उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि अगर उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो कुछ ही वक्त में उनके रेस्टोरेंट बंद हो जाएंगे। वो लोग हाथों में कई तरह के पोस्टर और तख्तियां भी पकड़े नजर आए, जिन पर उनका काम धंधा बचाने की अपील वाले नारे लिखे दिखे। प्रदर्शन में शामिल कई बच्चे भी अपने हाथों में पोस्टर थामे नजर आए। एक डिस्ट्रिक्ट नेशनल पार्क में एम्बुलेंस सेवा देने वाली संस्था ने एक जेट सूट बनाने वाली कंपनी से टाई अप किया। सामने आई तस्वीरों में जेट सूट के इंजन से आग निकलती दिखी और अगले ही पल आंखों के आगे साइंस फिक्शन फिल्म का सीन शुरू हो गया। जेट सूट पहना आदमी हवा में उड़ने लगा। उसने ऐसी तेज रफ्तार पकड़ी कि मुश्किल सफर सुहाना हो गया। पहाड़ी और झील पार करते करते वो आदमी घायलों के पास पहुंच गया। It's absolutely astounding how quickly we're going to be at somebody's side that needs us. वैसे तो पहाड़ी के ऊबड़ खाबड़ और खड़ी चढ़ाई वाले रास्ते को पार करने में आधा घंटा लगता है, लेकिन जेट सूट पहनकर वो आदमी महज 90 सेकंड में ही वहां पहुंच गया। नेशनल पार्क में हर जगह हेलीकॉप्टर से पहुंचना मुमकिन नहीं है। ऐसे में दावा है कि जेट सूट पहनकर स्वास्थ्य कर्मी तुरंत घायलों के पास पहुंच पाएंगे और इससे उनकी जान बचाने में मदद मिलेगी। छोटा सा गोल्ड मेडल उस चूहे के गले में टंगा हुआ भी नजर आया, मगर इतनी बड़ी उपलब्धि से बेखबर चूहा अपनी ही धुन में मगन दिखा। वो खतरे से बेपरवाह एक इलाके में मिशन पर डटा नजर आया। वो बारूदी सुरंगों की खोज में इलाके का चप्पा चप्पा छानता दिखा। इनाम पाने वाला चूहा अफ्रीकन जायंट पाउच रैट प्रजाति का चूहा है, जिसकी सूंघने की क्षमता बहुत तेज होती है।
अपनी इस ताकत से वो विस्फोटकों के केमिकल का पता लगा सकता है और फिर चूहे के हल्के वजन की वजह से बारूदी सुरंग पर चलते वक्त धमाके का डर भी नहीं रहता। इतना ही नहीं, चूहा महज आधे घंटे में एक टेनिस कोर्ट के बराबर इलाके को साफ कर सकता है, लेकिन इसी काम में मेटल डिटेक्टर को 4 दिन लग जाते हैं। बताया गया कि चूहा पिछले 7 साल में 39 बारूदी सुरंगों का पता लगा चुका है और ऐसा करके उसने कई जिंदगियां बचाई हैं। रूस की राजधानी मॉस्को में मोटरसाइकिल सीजन खत्म होने पर शानदार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर करीब 3000 लोगों ने बाइक रैली निकाली और मॉस्को की सड़कों पर बाइकें ही बाइकें नजर आईं। कुछ मोटरसाइकिलों पर तो रूस का झंडा भी लगा दिखा। कोरोना के बावजूद बाइक परेड की रौनक फीकी नहीं पड़ी। उसे देखने के लिए सड़क किनारे लोग उमड़े नजर आए और उसके बाद तो कमाल ही हो गया। कार्यक्रम में मॉस्को की ट्रैफिक पुलिस ने करतब दिखाने शुरू कर दिए। एक नजारा देखकर तो लगा जैसे किसी फिल्म की शूटिंग चल रही हो। ट्रैफिक पुलिस की 2 गाड़ियां सिर्फ 2 टायरों पर चलती नजर आईं। खतरनाक स्टंट का सिलसिला यही नहीं थमा, इसके बाद बाइक सवारों ने भी कारनामे दिखाए। मॉस्को में हर साल मोटरसाइकिल फेस्टिवल मनाया जाता है। उसी के तहत शहर के अलग अलग हिस्सों में बाइक परेड निकाली गई और धूमधाम से जश्न मनाया गया। अमेरिका के कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी आग लगातार बेकाबू होती जा रही है। लगभग 1 महीने से लगी इस भीषण आग पर काबू पाने की तमाम कोशिशें की गई, लेकिन वो बुझने के बजाय और भड़कती चली गई। वहां से कई ऐसी दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आईं जिनमें जंगल का एक बड़ा हिस्सा आग की तेज लपटों और धुएं में घिरा नजर आया। हरे भरे जंगल शोलों में लिपटकर सुर्ख हो गए और लपटों और धुएं की वजह से नीले आसमान पर लालिमा छा गई। ऐसे हालात में भी कई विमान आग की लपटों के बीच आसमान से पानी और केमिकल की बौछार करते दिखे। कैलिफोर्निया के अलग अलग हिस्सों में जल रहे जंगल को बचाने के लिए 1500 दमकल कर्मी दिन रात डटे हैं, लेकिन मौसम उनके सामने बड़ी चुनौती बन रहा है। So every day the guys are battling. They spend half their day battling spot fires and not forward advancing. ये आग अमेरिका के इतिहास की अब तक की सबसे बड़ी आग बताई गई, जिसने कुछ ही वक्त में हजारों एकड़ की हरी भरी जमीन को बंजर बना दिया। सिर्फ जंगल ही नहीं, ये कई रिहायशी इलाकों को भी राख के ढेर में बदल चुकी है और किसी को नहीं पता कि इस पर कब तक काबू पाया जा सकेगा। तेज हवाओं और सूखे मौसम की वजह से लगातार भड़क रही आग से कैलिफोर्निया के जंगल करीब 1 महीने से धधक रहे हैं। हालांकि इस आग को बुझाने के लिए सभी कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन बेकाबू आग के सामने सभी कोशिशें बेकार साबित हो रही हैं। तो बुलेटिन में बस इतना ही। अपने पसंदीदा चैनल न्यूज़ 18 राजस्थान की ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18rajasthan.com।